हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू? आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, ये आप लोग सबसे पहले बताइए। और साथ में आप लोग ये स्पष्ट कीजिए कि आप बता दीजिए ये कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। चलिए हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे सभी बच्चे बता दीजिए कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो यहाँ पे देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि हम आपको फिजिक्स का ऐसे 20 सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा 100%। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक एक प्रश्न को नोटबुक पे लिखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ देंगे आप लोग डाउनलोड करके, बाबू इसको याद कीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा, कैसे भी याद कर लीजिएगा। लेकिन ये प्रश्न बाबू हम बोलेंगे आपको 100% याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देखिए कि आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए यहाँ पे देखिए क्लास 12th का जो फिजिक्स है, क्लास 12th का जो यहाँ पे देखिए फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान है, उसका हम लोग ऐसे 20 यहाँ पे देखिए MBVI सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। हर वर्ष ये आता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड प्रश्न है, बिहार बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है। तो ये प्रश्न को आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू, सबसे पहले लाइक करना जरूरी है। सबसे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को। लाइक करने के बाद से आप लोग क्या कीजिए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। तो यहाँ पे देखिए इस पे आप लोग मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो बाबू आप लोग रेडी हैं सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए? एक बार यस बोल के कंफर्म कर दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। जल्दी जल्दी यस बोलिए बाबू, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग बाबू। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं एक एक प्रश्न से। एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक एक प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार आता है कि अल्फा कण के गुणों को लिखें। ये बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया है बाबू, यहाँ पे नोट कीजिए 5 से 7 बार से ज़्यादा बार ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये MVVI प्रश्न बताने वाले हैं आपको, तो ये सभी प्रश्न आपको याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे बताइए कि अल्फा कण के गुणों को लिखें। अल्फा कण के गुण लिखना है हमको, तो सबसे पहला गुण हमको क्या लिखना है? सबसे पहला गुण लिखना है कि इसका धनात्मक आवेश क्या होता है? +2e-1 के बराबर होता है। किसका? तो अल्फा कण का। यहाँ पे समझिए कि अल्फा कण के पहला गुण क्या है कि इसका धनात्मक आवेश जो पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज होगा वो क्या होगा? +2e-1 के बराबर होगा। पहला यहाँ पे देखिए पहला गुण है। दूसरा गुण देखिए क्या है कि इसका वेधन क्षमता कम होता है। किसका? तो अल्फा कण का वेधन क्षमता कम होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ देखिए गामा किरण का क्या होता है, वेधन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका जो अल्फा कण का वेधन क्षमता होता है वो कम होता है। तीसरा देखिए यहाँ पे ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है? निष्पेक्ष होता है, निष्पेक्षित होता है, निपेक्षित होता है। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है कि यह विद्युतीय क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से क्या होगा? निक्षेपित हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ये याद रखिएगा, विक्षेपित नहीं होगा, निक्षेपित हो जाएगा। ये आप लोग 3 लिख दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पहला है कि इस पर धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज 2e प्लस यहाँ पे क्या होता है? +2e-1 के बराबर होता है। इसका भेदने की क्षमता कम होता है। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? निक्षेपित होता है। ये आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। जरूर आपको जैसे जैसे बाबू हम आपको सब्जेक्टिव देंगे ना वैसे वैसे आप लोग याद कीजिएगा। किताब का भाषा बिल्कुल भी याद मत कीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। क्लास खत्म होने के बाद तुरंत मिलेगा, आप लोग जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि भूतरंग क्या है? अब पूछा गया है भूतरंग, और ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। भूतरंग क्या है? तो भूतरंग देखिए यहाँ पे क्या है कि भूतरंग संचार में रेडियो तरंग क्या है? पृथ्वी की सतह से गुजरती है। यहाँ पे देखिए
भू तरंग संचार में क्या होता है, रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है, तो पृथ्वी से सतह से जो गुजरने वाली रेडियो तरंग होती हैं उन्हीं को हम लोग भू तरंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए कितना आसान प्रश्न है। यहाँ पर देखिए जो भू संचार में रेडियो तरंग क्या होता है, पृथ्वी की जो सतह से क्या होता है बाबू, गुजरती है, तो वहीं पृथ्वी की सतह से गुजरने वाले तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो यहाँ पे भू तरंग बोलते हैं। तो ये आपको बाबू बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर कि प्रकाश के व्यतिकरण के शर्त लिखे। जितना भी बताएंगे ना बाबू सब मोस्ट इंपोर्टेंट बताएंगे, एक का बात आप लोग याद रखिएगा, जितना भी बताने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्तों को लिखें। जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है उसके शर्त को लिखना है बाबू। तो कैसे लिखेंगे, तो पहला शर्त क्या होना चाहिए हमारा कि प्रकाश के 2 कला संबंध स्रोत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, होना चाहिए। प्रकाश के क्या बाबू, 2 कला संबंध स्रोत होना चाहिए, तभी क्या होगा, प्रकाश का व्यतिकरण होगा। तो पहला यहाँ पे ये हो गया। दूसरा क्या है कि प्रकाश स्रोत को यहाँ देखिए एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। जो प्रकाश स्रोत होना चाहिए एक वर्णिंग प्रकाश स्रोत होना चाहिए, ये यहाँ पे देखिए शर्त जरूरी है। तीसरा क्या है, दोनों कला संबंध एक दूसरे के काफी करीब होना चाहिए, ना कि दूर। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है, जो 2 कला संबंध होना चाहिए, जो प्रकाश के लिए 2 कला संबंध होना जरूरी है, ये शर्त है। तो वो जो दोनों कला संबंध होना चाहिए एक दूसरे के काफी करीब होना चाहिए, एक दूसरे के काफी करीब होना चाहिए, तभी क्या होगा हमारा प्रकाश का व्यतिकरण होगा, तभी क्या होगा प्रकाश का व्यतिकरण होगा। तो ये प्रकाश के व्यतिकरण का यहाँ पे क्या था बाबू, शर्त था। तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, ऐसे ऐसे किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको दे रहे हैं, इसको डाउनलोड करके आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है बाबू। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आयाम मोडुलन क्या है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आयाम मोडुलन क्या है। अब जवाब दीजिए यहाँ पे कि आयाम मोडुलन क्या है। तो आयाम मोडुलन क्या है कि यदि वाहक तरंगों का आयाम निम्न आवृत्ति वाले तरंगों के यहाँ देखिए आयाम के अनुसार बदलती है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो आयाम मोडुलन बोलते हैं। ये भी प्रश्न आता है 2 नंबर में बाबू, और ये बहुत ज़्यादा चांस है ये सभी प्रश्न आने का आपके एग्जाम में। पूछा गया है कि आयाम मोडुलन क्या है, तो यदि वाहक तरंगों का आयाम निम्न आवृत्ति वाले तरंगों के आयाम के अनुसार बदलती है, यदि वाहक तरंगों का आयाम निम्न आवृत्ति वाले तरंगों के साथ बदलती है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो आयाम मोडुलन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए बाबू 100%, ये प्रश्न आपको 100% याद होना चाहिए, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय बल क्या है। अब इसके गुणों को लिखें, और ये आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जल्दी जल्दी समझिए बाबू आप लोग इसको, जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके समझिए। यहाँ पे बाबू देखिए पूछा गया है कि नाभिकीय बल क्या है। जो नाभिकीय बल होता है वो क्या होता है, और साथ में आपको बताना है कि इसके गुण कौन कौन से हैं। नाभिकीय बल क्या है और इसके गुण कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए नाभिकीय बल क्या होता है, तो नाभिक के भीतर उपस्थित वह प्रबल आकर्षण बल जो यहाँ देखिए न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए क्या लिखा है न्यूक्लियन, यानी न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं बाबू, न्यूक्लियन बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो फिर से समझिए, एक ही बार में पूरा 100% बाबू दिमाग में छप जाएगा, 100% गारंटी है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पूछा गया है कि नाभिकीय बल क्या होता है। तो नाभिक के भीतर उपस्थित वह आकर्षण बल, नाभिक के भीतर उपस्थित वह आकर्षण बल जो न्यूक्लियन का मतलब होता है, यहाँ देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को परस्पर बांधे रखता है। न्यूक्लियन को क्या करता है बाबू, बांधे रखता है। उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, वो बहुत ही यहाँ पे देखिए
इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया भी होगा। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया कि नाभिकीय बल क्या है, तो नाभिक के भीतर उपस्थित वह प्रबल बल, वह आकर्षण बल जो न्यूक्लियन यहाँ पे क्या करे, न्यूक्लियन को परस्पर बांधे रहता है। न्यूक्लियन का मतलब बाबू क्या होता है, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को परस्पर बांधे रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बल। तो पहला यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो गया कि नाभिकीय बल क्या है। अब इसके गुणों को लिखें। अब यहाँ पे आता है इसका गुण, तो चलिए गुण बताते हैं और आप लोग इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा वेबसाइट से जाके। अब देखिए यहाँ पे इसका पहला गुण क्या है कि नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है। जो नाभिकीय बल होता है वो आकर्षण बल होता है, ये आप लोग लिख दीजिएगा। गुण का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज इसका लिखना है। तो नाभिकीय बल क्या होता है, आकर्षण बल होता है। दूसरा क्या है कि नाभिकीय बल अत्यंत लघु परासी बल होता है। जो नाभिकीय बल होता है क्या होता है, अत्यंत लघु परासी होता है, ये आपको लिखना है। तीसरा शर्त क्या है इसका कि नाभिकीय बल वैद्युत तथा यहाँ देखिए अगुरुत्वीय होता है। यहाँ पर देखिए ये सब लिखना है आपको, एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्या लिखना है कि नाभिकीय बल अवैद्युत तथा यहाँ पे क्या होता है अगुरुत्वीय होता है, ये लिखना है। चौथा यहाँ पे क्या है कि नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल बल होता है। जो नाभिकीय बल होता है हमारा क्या होता है, अत्यंत प्रबल बल होता है। तो ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है बाबू और 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ये प्रश्न आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर, अब ये भी प्रश्न कई बार 5 से 6 बार ये पूछ चुका है बाबू, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक लिखें। अब यहाँ पे विद्युत फ्लक्स होता क्या है, सभी बच्चे विद्युत फ्लक्स तो जानते होंगे, लेकिन विद्युत फ्लक्स होता क्या है ये नहीं जानते हैं। तो चलिए हम आपको एक बार में बता देंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए कितना आसान डिफिनीशन है बाबू, ऐसे ऐसे डिफिनीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा बाबू, यहाँ पे आपको सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलेगा, हमारे नोट्स में ही मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला, मान लीजिए एक पृष्ठ है, मान लीजिए पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला यहाँ पे देख लीजिए विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग उस पृष्ठ का क्या बोलते हैं बाबू, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ का यहाँ पे क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब लिखिएगा कि जो विद्युत फ्लक्स होता है इसको हम लोग फाई ई द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, तो यहाँ देखिए फाई ई द्वारा हम लोग किसे सूचित करते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि विद्युत फ्लक्स को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा फाई ई के द्वारा इसे सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ आप देखिए विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा है, देखिए यहाँ पे, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होता है, यानी यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होता है। तो यहाँ पे ऐसे भी देगा और लिखा हुआ भी देगा, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग को 100% बाबू याद रखना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए 7 नंबर की विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुणों को लिखें। अब ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो फटाफट आप लोग बाबू समझ जाइए कि इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी समझिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुणों को लिखे। तो पहला गुण आप लोग ऐसे लिखेगा कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग के 2 गुण निम्नलिखित है। जैसे लिखे वैसे लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा, सजा के लिखने से बहुत ज्यादा नंबर मिलता है बाबू, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण निम्नलिखित है। कौन कौन से, तो ये तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। ये जो तरंग होता है विद्युतीय चुंबकीय तरंग, ये तरंग यहाँ पे क्या होता है, अनुपस्थ तरंग होता है, ये आप लोग लिख दीजिएगा। और दूसरा क्या लिखिएगा कि इन तरंगों के गमन हेतु यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो तरंग होता है विद्युतीय चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे देखिए वेव होता है, उसके लिए क्या होता है, इन तरंगों का गमन करने हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे ये आप लोग याद रखिएगा, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हो सकते हैं। किसी चालक की पर यहाँ पे क्या लिखा है,
किसी चालक की जो धारिता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, किसके द्वारा वो प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। जैसे लिखना है बाबू, जहाँ पे देख लीजिए शुरू में ऐसे जरूर लिखिएगा कि किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कौन है पहला कारक कि चालक का यहाँ देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए। चालक के निकट यहाँ देखिए अन्य चालकों की उपस्थिति होना चाहिए, यानी चालक के नीचे चालक के यहाँ देखिए जो निकट होगा चालक के पास एक अन्य चालक की उपस्थिति जरूरी है। तीसरा क्या है, चालक की चारों ओर एक यहाँ देखिए चारों ओर माध्यम की प्रकृति होना चाहिए। जो चालक होगा हमारा उसके चारों ओर एक माध्यम की हमको प्रकृति जरूरी है, तभी यहाँ पे क्या होगा वो प्रभावित होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोग लिख दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो ये प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग सभी बच्चे याद कर लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि मॉडुलन को परिभाषित करें, इनके प्रकार को लिखें। मॉडुलन को परिभाषित करें, इसके प्रकार को लिखें। तो यहाँ आप देखिए मॉडुलन का परिभाषा आप लोग क्या लिखिएगा कि संदेश सिग्नल निम्न आवृत्ति के होते हैं, जिसको यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए जो संदेश सिग्नल होते हैं वो निम्न आवृत्ति के होते हैं, जिसको दूर तक भेजना यानी प्रेषित करना संभव नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि संदेश सिग्नल निम्न आवृत्ति के होते हैं जिन्हें दूर तक प्रेषित यानी भेजना संभव नहीं होता है, इसीलिए इन्हें उच्च आवृत्ति की तरंगों के साथ इसको अध्यारोपित किया जाता है यानी भेजा जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मॉड्यूलेशन कहते हैं या मॉडुलन कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपको 100% बाबू समझ में आ गया होगा कि मॉडुलन किसे कहते हैं। तो देखिए संदेश सिग्नल निम्न आवृत्ति के होते हैं जिनको अधिक दूरी तक प्रेषित करना संभव नहीं है, इसलिए इसको उच्च वाहक तरंगों के साथ क्या किया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है, भेजा जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो इसी प्रतिक्रिया को हम लोग मॉडुलन बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अब पूछेगा यहाँ पे आपसे कि मॉडुलन के प्रकार कितने होते हैं। तो मॉडुलन के प्रकार क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयाम मॉडुलन, दूसरा होता है आवृत्ति मॉडुलन, तीसरा होता है कला मॉडुलन। तो वही आप लोग आराम से लिखिएगा, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे देखिए आंसर बताए हैं और ये सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, ये एग्जाम में आता है। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या है कि लेजर किरणों के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखें। जो लेजर किरण होते हैं उसकी 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि लेजर किरण के 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले ऐसे लिख के उसके बाद ही इसका आंसर दीजिएगा, एग्जामिनर जरूर खुश होगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है सबसे पहले कि लेजर किरण के 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है कि यह स्टील प्लेट को छेद सकता है। कौन, तो जो लेजर किरण होती है वो स्टील के प्लेट को बाबू छेद सकती है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ आप देखिए यह एकल तरंग दैर्ध्य के होता है। दूसरा क्या लिखना है कि यह एकल तरंग दैर्ध्य का होता है। तीसरा क्या है कि लेजर की उच्च चमक होती है। अगर मान लीजिए वो स्टील प्लेट को छेद सकता है तो उसकी उच्च चमक तो होगी ही, एकल तरंग दैर्ध्य है तो उसका उच्च चमक तो होगा ही। तो यहाँ पे ये आप लोग लिखिएगा कि स्टील प्लेट को छेद सकता है या एकल तरंग दैर्ध्य का होता है, लेजर की यहाँ देखिए उच्च चमक होती है। ये यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बाबू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पे। हम आपको ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं फिजिक्स का जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखें। अब आता है यहाँ पे आपके लायक प्रश्न आ गया कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। मोस्ट वीवीआई है बाबू, सभी प्रश्न एकदम मोस्ट वीवीआई है, याद होना चाहिए सभी बच्चों को कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है, ऐसा डिवाइस है जो प्रकाश की किसी यहाँ पर देखिए उसकी तीव्रता को बहुत ही कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, भेजता है, प्रेषित करता है। इसी प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। यहाँ देखिए फिर से समझिए, 100% आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या
क्या पूछा गया है, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा युक्ति है, ऐसा डिवाइस है जो यहाँ पर देखिए प्रकाश की तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए, बिना किसी हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, प्रेषित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करेगा। तो ये तो इसका हो गया। अब पूछा गया है, यहाँ तक तो हो गया, ये जान गए कि इसके दो उपयोग लिखे, तो इसके दो उपयोग निम्नलिखित हैं। तो यहाँ आप देखिए, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को उसकी तीव्रता की गति को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। दूसरा क्या है, बहुत ही कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, प्रेषित करता है, भेजता है। तीसरा क्या है कि यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी यहाँ आप देखिए उपयोग भी इसी में है कि ऑप्टिकल फाइबर एक डिवाइस है जो क्या करता है, बहुत ही कम हानि पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजता है। और तीसरा क्या है, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। तो गुण भी आप लोग डिफिनेशन से ही लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये फायदा है हमारे पास पढ़ने का कि आपको 100% पूरा समझ में आएगा, आसान आपको लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा, बच्चों वाला, जो आपको 100% समझ में आ जाए। अब देखिए, अब यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न में देखिए बाबू पूछा गया है कि पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई होने वाला है बाबू, इसे आप लोग याद रखना है। इस प्रश्न को आपको याद रखना है कि पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं। देखिए इससे आसान डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा। पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं, तो जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है, तो यहाँ देखिए वैसी व्यवस्था को हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इससे आसान कहीं पे भी पूरा दुनिया में ढूंढ लीजिएगा, डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड किसे कहेंगे, तो जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, संपर्क में रखा जाता है, तो इस डायोड को हम क्या बोलेंगे, ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, तो पीएन जंक्शन डायोड बोलेंगे। बिल्कुल हलवा टाइप आपको डेफिनेशन दिया जा रहा है बाबू, इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। गूगल पे सर्च करना है आपको आस्क बोर्ड, और क्या करना है, उसी पे सर्च करके इसको डाउनलोड कर लेना है। बिल्कुल आपको फ्री में ये पीडीएफ दिया जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर, कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। क्रांति कोण किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न तो पूछा जाता है बाबू, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्रांति कोण किसे कहा जाता है। चलिए फटाफट यहाँ पे जल्दी जल्दी कर लेते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए क्रांति कोण किसे कहा जाता है, तो क्रांति कोण किसे कहा जाता है, तो आपतन कण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। अब देखिए डिफिनेशन इतना आसान कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए हमारा अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रांति कोण बोलते हैं। अब यहाँ पे क्रांति कोण नाम ही सुन के बहुत सारे बच्चे डर जाते होंगे कि क्रांति कोण होता क्या है, कितना भारी होगा। कुछ भारी नहीं है, किताब में ढूंढिएगा भारी मिलेगा, हमारे पास एकदम हल्का मिलेगा। तो यहाँ देखिए क्रांति कोण किसे कहा जाता है, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग क्रांति कोण बोलते हैं। क्या बाबू, उसी को हम लोग क्रांति कोण बोलते हैं। तो ये आपको 100% याद होना चाहिए, ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है बाबू, ये 100% आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर, कि विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखें। यहाँ आप देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई है। ये जो प्रश्न बता रहे हैं बाबू आप सभी को याद होना चाहिए, अगर आपका एग्जाम है तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ आप देखिए विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण को लिखे, तो सबसे पहले लिखिएगा कि विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण इस प्रकार है। पहला क्या है कि आवेश हमेशा संरक्षित होना चाहिए। आवेश, यहाँ देखिए विद्युत का आवेश क्या होना चाहिए, आवेश हमेशा संरक्षित होना चाहिए। आवेश क्वांटमीकृत होता है, यहाँ पे ये भी लिखना जरूरी है कि जो आवेश होता है वो क्वांटमीकृत होता है, ये भी आपको लिखना है। तो यहाँ आप देखिए दो पूछा है, दो हम बता दिए, तो ये आप लोग लिख के अपने बिहार बोर्ड में टॉप कर सकते हैं अगर हमारे हिसाब से आप लोग डिफिनीशन लिखेंगे तो। चलिए अगला यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर, कि पोल्टियर प्रभाव क्या है। और ये यहाँ आप देखिए ये सेशन का लास्ट प्रश्न है, इसलिए आप लोग वीडियो को यहाँ पे क्या कर दीजिए बाबू, लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से घंटी को निशान को ऑल पे दबा दीजिए और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। गूगल के सर्च बार में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है छोटा सा A
ASK, फिर लिखना है छोटा वाला BOARD। आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिए, गूगल पे आपको आस्क बोर्ड लिखा हुआ आएगा, इसी पे क्लिक करके जाइए और वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ आप देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि पोल्टियर प्रभाव क्या है। तो पोल्टियर प्रभाव क्या होता है, यहाँ आप देखिए पोल्टियर प्रभाव क्या होता है। तो यदि किसी ताप युग्म के संधियों से धारा प्रवाह होती है तो उस संधि पर या तो ऊष्मा का उत्पन्न होता है या उत्पन्न यहाँ पे क्या होता है, अवशोषित होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्टियर प्रभाव बोलते हैं। तो ये आपको बाबू 100% समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए पोल्टियर प्रभाव क्या है, यदि किसी ताप युग्म के संधियों से हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो या तो ऊष्मा क्या होगा, उसमें उत्पन्न होगा या ऊष्मा का यहाँ देखिए अधिशोषित हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पोल्टियर प्रभाव बोलते हैं। तो उम्मीद है कि ये सभी आपको प्रश्न यहाँ आप देखिए समझ में आ गया होगा। इसका जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं जाके दीजिए और जाके यहाँ पे आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। और मिलते हैं बाबू यहाँ आप देखिए 3 बजे वाला क्लास में फिजिक्स का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक होने वाला है। तो यहाँ पे मिलेंगे हम लोग 3 बजे वाला क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।